बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 63A का फैसला आ चुका है। 63A के हवाले से, उसकी तशरीह के हवाले से 2 साल पहले जो फैसला 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दिया, जिसे 3-2 की अक्सरियत से दिया गया, आज सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने रिव्यू पिटीशंस को मंजूर करते हुए उस फैसले को कलअदम करार दे दिया। आज आइन का आर्टिकल 63A अपनी असल शक्ल में बहाल कर दिया गया है और आज उसकी तशरीह वही है जो उस आइन के अंदर, उस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। लेकिन आज ही के दिन और बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। फैसल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर साहब और उनके बानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान क्या करने पर तुले हुए हैं। जिस तरह की गुफ्तगू आज फैसल वाडा साहब ने की, उससे एक क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि रियासत किसी तरह की नॉनसेंस को बर्दाश्त करने के लिए, खास उस वक्त जब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और SCO कॉन्फ्रेंस बिल्कुल होने के करीब है, ऐसी कोई बदमज़गी इस्लामाबाद के अंदर बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद के IG पुलिस के साथ और चीफ कमिश्नर के साथ और दीगर हुकाम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बाकायदा तौर पर यह बताया गया कि किसी तरह की बदअमनी इस्लामाबाद के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अर्ज किया कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला एक सेंसिबल इंसान है, वो अपने रवैये को देखें और इस एहतजाज को मौखर करें, क्योंकि इस्लामाबाद किसी को नहीं आने दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि जहां यह हो रहा है वहां हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर करने के लिए भी कमर बस्ता है और तैयारी मुकम्मल कर रखी है। यह दावा है हुकूमत का। जो बातें हमारे सामने हैं उनकी बहुत अहमियत है, लेकिन अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक अहम नुक्ते की निशानदेही, एक ऐसा फैक्ट जो पहले मंजर आम पर नहीं आया था कि जब आईनी मुसवदा बना तो उनके पास आने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को दिखाया गया। और जब दिखाया गया, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं उसकी बड़ी अहमियत है। वो इसलिए कि उनका इशारा शायद इस तरफ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी नजरें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर होने वाली तमाम डेवलपमेंट्स के ऊपर थी। मौलाना फजल रहमान साहब, जो कि सरबराह हैं JUI-FA के, आज उनका मौक़िफ़ सामने आ गया है और वो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। आईनी तरमीम के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। जहाँ तक आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की, और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। एक ज़माने में हमें कहा गया कि इतवार के दिन ही करना है, वरना सोमवार आएगा तो आसमान ज़मीन पे गिराएगा। आसमान तो नहीं गिरा, एक सितारा भी नहीं गिरा। तो इस तरीके से लोगों पर इमरजेंसी मुसल्लत करके अन्यवा जिस तरह भी वो चाहें हम बिल की मंजूरी दे दें। मेरे ख्याल में ये बिल अपनी तफसीलात के साथ, उसूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। मौलाना साहब ने बता दिया कि वो हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए नहीं तैयार। लेकिन सवाल ये है कि 63A का आज का फैसला आने के बाद क्या मौलाना साहब की जरूरत कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी नहीं रहेगी? इन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मौजूद हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका। जनाब अहमद अवैस साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एडवोकेट जनरल हैं। और जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर हैं और JUI-FA की जो अहम कानूनी मामलात के ऊपर गिरफ्त है वो कामरान मुर्तज़ा साहब की वजह से ही है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने पहले भी आईनी तरमीम के मुसवदे के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब को चंद अहम मशवरे दिए, जिनके बाद वो ना हो सका जो हुकूमत एक एतवार के रोज़ करना चाह रही थी। मामलात किस तरफ जा रहे हैं इस पर बात करते हैं। सबसे पहले अहमद अवैस साहब, मैं अगर आपसे आगाज़ कर पाऊँ, 63A का फैसला हो गया, इस पर इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी आगे, क्या वो तो बात की बात है, लेकिन एक दुरुस्त फैसला हो गया। लेकिन एतराज आपको क्या तरीका कार पर है या नताइज पर है? लेकिन कम से कम ये तो मानेंगे आप कि 63A अपनी असल शक्ल में आ गया। बात आपकी दोनों दुरुस्त लगती हैं। उसकी वजह यह है कि जिस उजलत के साथ, जिस तेजी के साथ ये मामलात किए गए हैं, आप देखिए कि और पहले एक्ट बना इन्हीं के कहने के ऊपर कि जी मैं तो अपनी पावर्स जो है खुद सरेंडर कर रहा हूँ। एक्ट बन गया, कमेटी बन गई 3 रुकनी सीनियर मोस्ट जजिस की, और उसके बाद जब हालात उनके फेवरेबल, उनकी दानिश में नहीं रहे जी, तो ऑर्डिनेंस लाया गया फौरन
और ऑर्डिनेंस के प्रेसिडेंट के साइन होने के 1 घंटे के अंदर अंदर फौरन उसके ऊपर विदाउट कॉलिंग दी मीटिंग ऑफ दी, नॉर्मली होता है कि जब कोई ऐसी बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान बैठ के अपने कॉमन रूम में एक मीटिंग करते हैं, ठीक। लेकिन बहरहाल नहीं किया उन्होंने। और उसके बाद ये, और फिर फौरन आपने देखा कि अगर एक जज साहब ने कमेटी में के रुकन होने की हैसियत से बैठने से फॉर सर्टन रीज़न इनकार किया, तो इसके बावजूद वक्त का बगैर ज़िया किए हुए फौरन एक 5 रुकनी बेंच जो है वो बना दिया गया, ठीक है, और कहा गया कि इसकी हेयरिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी कहने का मतलब यह है। और उसमें जो ऑथर जज थे उन्होंने बैठने से इनकार किया, और उनके सर्टन रीजन थे, उन्होंने अपने लेटर में लिखा वो रीजन, ठीक हो गया। उन जो लेटर में रीजन लिखे वो रीजन का कोई जवाब नहीं दिया चीफ साहब ने। ठीक है जी। ये कहा कि जी ये तो काम में तवज्जो नहीं देते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, उठ के चले जाते हैं, इन बातों के ऊपर जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं थी। बहरहाल ये उनकी सवाबीद है, उन्होंने ये ऐसा जवाब तो माजी में भी चीफ जस्टिस साहबान नहीं देते थे। है बंदयाल साहब के वक्त लिखा करते थे जनाब काजी फाइसा साहब, मुतअद्दिद लेटर्स इसी तरह सामने आते थे। जवाब देना या ना देना इस्तेहकाक है चीफ जस्टिस का। बहरहाल जो कुछ हुआ, मेरा अगर मैं अगर उस पर आऊँ, अहमद वैसा भी एक अहम मामला था। इस आइन, इस आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन जैसे की गई वो तो दुरुस्त नहीं थी। कम से कम इस बात से तो एग्री करेंगे आप? मैं यही आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ। देखिए ना, वो इंटरप्रिटेशन उन्होंने गालिबन उसका एक रीज़न ये था कि आर्टिकल 63A के अंदर ये कहीं पे वोट के मुतालिक एक्सप्रेसली ये लिखा नहीं गया था कि वोट जो है काउंट होगा या नहीं, वैलिड गिना जाएगा या इनवैलिड गिना जाएगा, ये काउंट होगा या नहीं, इसका एक्सप्रेसली जिक्र नहीं था। एग्जैक्टली। लिहाजा उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन की उसकी, और उसका रैशनल ये था कि अगर आप जिसको आप दूसरे अंदाज में देखें कि हॉर्स रेडिंग को रोकने के लिए सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट था, ठीक है, ये फैसला, ठीक है जी। बट बहरहाल अब उसके बाद आप देखिए कि अब उसके बाद अगर इस फैसले से एग्रीव्ड होते हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियन जिन्होंने शोर मचाया हुआ था जी, किसी एक ने जो है वो रिव्यू पिटिशन दायर नहीं की। आप देखिए 2 साल ये पड़ा रहा, इसमें सिर्फ बार एसोसिएशन की तरफ से एक रिव्यू पिटिशन दायर हुई, एंड दैट रिव्यू पिटिशन वाज आल्सो टाइम बार्ड। ठीक है जी। नॉर्मल कंडीशन में तो सुप्रीम कोर्ट टाइम बार्ड पिटिशन को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन बहरहाल ये नहीं, बट ये टाइम बार्ड थी या इसको पेंडिंग ही रखा गया, ये भी एक अपनी जगह सवाल है ना। बट आप ये कहते हैं कि इसके अंदर जो इफेक्टिव्स थे उन्होंने रिव्यू दायर नहीं किया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस लेंथ पर जाकर फौजदारी तावीलों के साथ जब इसकी इंटरप्रिटेशन की, वो भी हमारे सामने ही है जिस तरह से किया गया। और हम ख्याल बेंचेस के हवाले से भी अगर आज के बारे में कहा जा रहा है तो पहले भी बनाए जाते थे। बट बिफोर आई कुड गो टू जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्योंकि सर बहसियत एक सीनियर कानूनदान आपके सामने ये मामला है, जिस तरीके से आज किया गया, क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ आईनी तरमीम के इरादे से हुकूमत और बसद एहतराम शायद अदलिया ने भी इसको इतनी जल्दी में किया, उजलत में किया, या ये आर्गुमेंट गलत है कि उजलत में किया, ये बहुत पहले दुरुस्त हो जाना चाहिए था जो आज दुरुस्त किया गया है? देखिए, बज़ाहिर तो यही लग रहा है, बज़ाहिर तो ये केस जो है 2 साल से पेंडिंग था। बज़ाहिर तो इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं था। बज़ाहिर जो है वो टाइम बार्ड पिटिशन थी, रिव्यू पिटिशन। बज़ाहिर जो है वो अचानक लग गई। बज़ाहिर जो है ना इसमें आथर जज नहीं बैठे, तो ये जितना कुछ जाहिर हो रहा है और जितनी स्पीड में चला, ये जो है ना वो बज़ाहिर जो है ना ये पाकिस्तान की तारीख को जो है इसने मजीद पोल्यूट कर दिया है। इसमें जो है मैं अब हालांकि मैं इस बात के वो वोट गिना जाना चाहिए, वो फैसला मैं दुरुस्त नहीं समझता था, ये मेरी राय है, मगर जो कुछ इसके साथ हुआ और जो जिस तरीके के साथ हुआ वो उससे भी जो है खराब था, जो कि पहले वाला तरीकाकार था। यानी कि अगर पहले गलत हुआ तो आप समझते हैं जो आज हुआ है ना वो तरीकाकार करने का दुरुस्त है और ना जिस नीयत से किया गया वो दुरुस्त है, मैं यही समझूं फिर सर? जी, मैं बिल्कुल यही कोशिश, खुद मेरी अपना ओपिनियन जो है यही है कि, और यही जो है ना वो आम का भी जो है वो सोच है कि जो कुछ किया गया
इस बात पे डिवीजन थी कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहरहाल एक लीगल पोजीशन की मैं समझता था कि वो फैसला गलत है, मगर उस गलती को जिस गलत तरीके से मैनेज किया गया है, ये एक और जो है ना वो पंडोरा बॉक्स आपने फरमाया कि इसने मजीद पोल्यूट कर दिया एनवायरनमेंट को। अगर मैं इसके नतायज या इम्प्लीकेशंस पे जाऊं तो कामरान मुर्तज़ा साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है कौमी असेंबली के अंदर, क्या हम ये अक्स कर सकते हैं कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अभी भी वो 41 मेंबरान का स्टेटस ये है कि वो इंडिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो फिर तो पार्टी लाइन का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन तहरीक इंसाफ के मुताबिक वो इंडिपेंडेंट नहीं, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद। तो क्या मैं कहूँ कि हम ये हॉर्स ट्रेडिंग के लिए रास्ता खुला है, या वो 41 मेंबरान वोट दे पाएंगे और उनको पार्टी लाइन का प्रॉब्लम नहीं होगा? आप अपनी कानूनी दायरे पे अगर फरमाएं। देखिए, ये हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता हमने खोल दिया है, और तकलीफदेह बात ये है कि शायद इससे पहले ही के फैसला आता, मार्केट में घोड़ों की कीमतें जो है ना वो लगनी शुरू हो गई थी। अच्छा। और ये अगेन जो है ना बहुत तकलीफदेह बात है। यानी ये पाकिस्तान की वो पार्लियामान जिसकी कोई इतनी बहुत अच्छी तारीख नहीं रही जी, उसके मैं भी मेंबर हूँ, और उसके हवाले से अगर कोई ये बात सोचे या उसके ज़हन में थोड़ा सा शुबा भी हो कि इनको खरीदा या फरोख्त किया जा सकता है, तो बहुत तकलीफदेह बात है। वो 41 मेंबर्स पे भी जो है ना, चूंकि अब वो चीज़ जो लटकती तलवार थी शायद उसमें नहीं रहेगी, तो वो भी उनमें से भी कुछ जो है ना वो शायद खुदा ना करे, मेरी बात अल्लाह करे कि गलत हो, मगर कुछ शायद जो है ना वो जितनी लोगों को चाय मौलाना साहब ने और आपने पिलाई है कामरान मुर्तज़ा साहब, बहसियत सेनेटर भी, पिछले 3-4 हफ्तों के अंदर मेरे ख्याल में कई दुकानें खाली हो गई होंगी, जितना माशाल्लाह लंगर चला है और जितनी चाय आपने पिलाई है। मौलाना साहब ने तो आज बाकायदा तौर पर फरमा दिया कि इतनी उजलत है क्या, आप SCO के बाद तक इसे मौखर कर दीजिए। लेकिन कल बिलावल साहब ने जो तौजीह पेश की, उन्होंने फरमाया कि जजेस को दिखाया तो मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया, हमारी काउंटिंग ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। अब उनको ये खदशा है कि 25 तारीख अगर गुजर गई तो उसके बाद फिर नई सुप्रीम कोर्ट भी शायद इन तरामीम के अंदर एक रुकावट पैदा करे। उनको अगर उस वक्त दिखाया था ये सब कुछ, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमको तो अभी रिसेंट पास में जो है ना वो एक मिडनाइट में जो है ना वो दिया गया था, तो इसका मतलब है वो डॉक्यूमेंट पहले से तैयार था। यही शायद बिलावल साहब कहना चाह रहे हैं मुझे इस बात की। अच्छा, हमारे साथ रहिएगा खुरम साहब। बात यह है कि एक तो ये कि हॉर्स ट्रेडिंग, आपको याद होगा 14वीं तरमीम में आप ही लाए थे, यानी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में 63 आप ही ने इंसर्ट किया था, आइन का हिस्सा नहीं था ओरिजिनली। आज आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं वो बकौल जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब के, सेनेटर साहब के घोड़ों की बोलियां लगेंगी और फिर पता नहीं कितने बड़े बड़े मुंह तिजोरियों के खुल जाएंगे। अब क्योंकि आपकी ज़रूरत है तो उन तिजोरियों से पता नहीं कुछ निकलेगा और पता नहीं उन लोगों के पास भी पहुंच जाएगा। नहीं, मैं नहीं समझ पाया, क्या 63 अमेंड हो गया है? 63 14वीं आईनी तरमीम 1997 में लाया गया था सियासी जमातों की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए। किसी ने हमें नहीं कहा था, हमें किसी इदारे ने नहीं कहा था, ये खुद उस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का फैसला था, जिसमें उस वक्त कंसेंसस था कि हमें ये काम करना है। और फिर 18वीं तरमीम में इसको दोबारा रीराइट करके सब्स्टिट्यूट किया गया, अगर मैं तारीख दुरुस्त करूं। तो लिहाजा 2 दफा पार्लियामान अपनी मंशा का इजहार कर चुकी है कि हमें हॉर्स ट्रेडिंग कबूल नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूं कि परवेज इलाही केस के फैसले का कैसे दिफा किया जा सकता है। वो किसी भी तरह हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए नहीं था, वो एक सियासी फैसला था उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हमजा शहबाज की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराने के लिए। उसके पीछे कोई असूल, कोई आइन, कोई हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का मकसद नहीं था। हमें क्लियरली तारीख सबके सामने रखनी चाहिए कि वो फैसला किस कदर जो है वो सियासी था, और इतना सियासी था कि फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस को लिखना पड़ा। ये बड़ा तारीखी जुमला मैं पढ़ना चाहता हूं। इफ ए जज हैज अनकॉन्शियसली followed an incorrect view of the law, he has by conscious application of mind the freedom to adopt the correct view of the law subsequently। जी, इतना भयानक है कि जी उमरता बंदियाल साहब ने लिखा था ये। जी, उन्होंने लिखा था। तो अगर जो है वो अपनी मर्जी से आइन की तशरीह उल्ट कर
पंजाब की 12 करोड़ अवाम की हुकूमत उल्ट सकते हैं। तो आज अगर एक दुरुस्त काम हुआ है और 63A जो पार्लियामान की मंशा थी 18वीं आईनी तरमीम खुरम साहब, इफ यू मे सर, गलत तरीका, बट सर गलत तरीका अडॉप्ट किया गया। अहमद अवैस साहब भी फरमा रहे हैं, कामरान मुर्तजा साहब भी फरमा रहे हैं। अब कामरान मुर्तजा साहब इज नो फैंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिक्स, बट इज एज अ सीनियर लॉयर, एज अ सेनेटर, सर वो फरमा रहे हैं गलत तरीका और शायद गलत नीयत भी, कि इतनी उजलत में सब कुछ किया गया है कि उससे साफ जाहिर हो रहा है अगर वो सियासी फैसला था और सियासी इंप्लीकेशंस के लिए किया गया, तो आज भी एक आईनी तरमीम का रास्ता हमवार करने के लिए ऐसे इतनी उजरत में किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अमल किया है, मैं तो सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता हूं कि अदलिया ने अपने दामन पर लगा हुआ एक बड़ा काला धब्बा धो दिया। वो 63A के जो दो फैसले आए थे, ये भी आपको नाजरीन को कोई बार बार याद कराना चाहिए। जी जी। दो फैसले आए फर्क तशरीहों के साथ, जी जी। और उसमें अदालत ने सिर्फ हुकूमत को उल्टने के लिए अपना फैसला बदला। तो आज अगर देखिए क्या हुआ है, वो फैसला का लदम हुआ है और 63A जिस तरह पार्लियामान ने 18वीं आईनी तरमीम में इसको यूनानिमसली पास किया था, वो अपनी असल सर इसका इंपैक्ट भी देखे ना सर। अब आप करेंगे क्या? पीटीआई के बंदों से वोट दिलवाएंगे, पार्टी क्रॉस कराएंगे, फ्लोर क्रॉस कराएंगे आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए कौमी असेंबली में? ये देखिए ना, यहां तो इसीलिए क्योंकि इसके बाद फिर इससे ज्यादा गैर आईनी फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में आ चुका है जी। तो लिहाजा अब हमें ये समझ आई है कि कीचड़ साफ करने के लिए बहरहाल हाथों को गंदा करना पड़ता है। सर उससे मजीद मसद एहतराम, मजीद गंद फैल गया है। वो अब जनाब कामरान मुर्तजा साहब फरमा रहे हैं आप पोलराइजेशन को इजाफा आपने करा दिया है इस सारे चक्कर में। एक आईनी तरमीम के लिए मौलाना साहब फरमा रहे हैं इतनी जल्दी क्या है, एससीओ के बाद कर लें, 25 के बाद कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, मौलाना साहब ये कह रहे हैं। हमें तो कानून के मामले में भी और हाकमियत के मामलों में भी यही समझ आई है, द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू द राइट थिंग। आज एक दुरुस्त फैसला हुआ है और दुरुस्त फैसला, उसके पीछे नीयत के ऊपर हम बहस कर सकते हैं, हम प्रोसीजर के ऊपर बहस कर सकते हैं। मसलन ऑथर जज की बड़ी आज तकद्दुस किया गया। अगर एक जज ने वाज़े तौर पर, बड़े अदब से अर्ज करूंगा, आइन को रोनते हुए एक फैसला दे दिया है तो उसका क्या तकद्दुस है? तो लिहाजा ये सारे इश्यूज जो हैं इनके ऊपर तो बहुत बहस हो सकती है कि किस वक्त किसकी क्या नीयत थी और क्या टाइमिंग होगी। अभी हमारे सामने आज तो सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला के हजूर सजदे का दिन है कि एक मामला जो खराब किया गया था वो दुरुस्त हो गया है और अब हम उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते ही मैं वापस आता हूँ। मैं जरा जनाब अहमद के पास भी जाऊंगा और जनाब कामरान मुर्तजा साहब और इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक देते नहीं, हमारे साथ रहिए। एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं कामरान मुर्तजा साहब, कम से कम सर आपने ये तो अप्रिशिएट कर दिया कि वो गलत था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं या मेरा इस्तदलाल कमजोर है कि जनाब खुरम दस्तगीर खान साहब को मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलेगा, पीटीआई के लोगों से वोट करवाया जाएगा, लेकिन उनको ये नजर नहीं आ रहा। आपको इन प्रिंसिपल 63A अपनी असल शक्ल में आया है तो सर उस पर एतराज तो नहीं होना चाहिए कामरान मुर्तजा साहब? जो है ना, हम सब की इज्जत जाएगी और उसके बाद मजीद जो है ना वो आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके ऊपर लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा। और ये बहुत खौफनाक है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम पे, इन पॉलिटिकल पार्टीज पे लोगों का एतमाद न रहे। बट सर ये रोक तो वैसे कोई नहीं पाएगा। अगर मैं ट्रूली देखूं, प्रैक्टिकली देखूं, वोट अगर किसी ने देने हैं तो दे देगा क्रॉस पार्टी लाइन। ये तो आपको सबको पता है मेरे ख्याल में। जी, जिसने वोट देना है वो दे देगा। हम इसमें जो एक चीज बेहतरी की देख रहे हैं कि वो ये है कि चले कम से कम हमारी जरूरत अब मजीद नहीं रहेगी तो हम कम से कम इस मामले से शायद बच जाए। बट जेयूआई की तरफ से जैसे मौलाना साहब ने फरमाया है कि अगर जोर जबरदस्ती की गई तो हम उसकी मुखालफत भी करेंगे, लेकिन सेनेट के अंदर तो आपकी मदद के बगैर ये तरमीम पास नहीं हो सकती 2/3 अक्सरियत के। कामरान मुर्तजा साहब, तो इस बात का इदराक तो आपको है, आपके पीछे या आपसे मिन्नत करने के लिए या आपसे मदद मांगने के लिए हुकूमत दोबारा भी आएगी और आती रहेगी। देखिए 63A की आज की जजमेंट का बेनिफिट वो लेंगे, वो यहाँ पे भी आते रहेंगे, मगर एक्चुअली जो है ना वो अब उनको वो बेनिफिट जो है ना वो मिल गया है जहाँ से वो बेनिफिट लेना चाह रहे थे जी। और इसका नतीजा जो है वो मेरा ख्याल है कि तरमीम शायद पास हो जाए
और कम से कम हम कहते हैं कि हमारी इज्जत बच जाए बस। बट सर सेनेट के अंदर तो ये नहीं हो पाएगा, या आपको लगता है सेनेट में भी कुछ ऐसा हो सकता है? मेरा ख्याल है कि हो जाएगा। हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ थे, अपना मौक़िफ़ उन्होंने दिया। अहमद वैसा बात यह है कम से कम सर कुछ दुरुस्त तो हुआ है ना। एक गलत थी ये ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि आप हमारे उस्तादों में से हैं और एक बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, और आपने बड़ी अहम पोजीशंस भी संभाली रखी हैं, ये बात आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा लिबरल किस्म की इंटरप्रिटेशन की गई 63A की 2 साल कबल। आपको तरीके पर एतराज़ है, आपको इसके नताइज पर एतराज हो सकता है, लेकिन बहरहाल आइन अपनी असल शक्ल में वापस आया है, तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। खुरम साहब को इससे गर्ज नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। वो कहते हैं आज तो सजदा शुक्र अदा कीजिए। देखिए ना, खुरम साहब के कल सजदा शुक्र के अंदर जो है ना, वो शुक्राना जो है वो खुद इस बात की गमाजी है कि वो फ्लड गेट जो रुका हुआ था, जो इनको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से उसको हम इन वोटों को हासिल कर सकेंगे, वो फ्लड गेट जब खुलता हुआ नजर आया है तो फिर उनके पास जो चेहरे पे खुशी का इजहार भी है और शुक्राने की सजदे भी हैं जी। क्योंकि ये जो अमेंडमेंट का बिल था और जिसको वो मसवदा पहले किसी को दिखा नहीं रहे थे, अब बाद में अभी तैयार होके आएगा जो भी जी, अब इस तरीके से जब वो लेकर आएंगे, देखें इससे सवाल तो ये होता है कि आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरप्रिटेशन साथ साथ बाज़ होती जाती हैं, और ये उसकी डिटेल जजमेंट को अगर 70 पेजेस की जजमेंट है उसको आप देखें तो उन्होंने बड़ी वजाहत से ये सारी बात का किया हुआ है कि एक शख्स को आप उसको डिसीट कर रहे हो जी, और डिसीट करने से जब जो वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, जिसकी वजह से उसको डिसीट कर रहे हो, वो नुकसान जो है वो तो आपने उसको लीगलाइज कर दिया। यहां पे उन्होंने कहा कि क्योंकि आइन का आर्टिकल 63A जो है जी, जी, वो इसके ऊपर खामोश है, वोट के इस्तेमाल के ऊपर खामोश है, लिहाजा उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन कर दी और वो इंटरप्रिटेशन ने वो फ्लड गेट करप्शन का रोक छोड़ा। सर बस आज खुशी का इजहार सर आज भी चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि क्या जो आइन बनाने वाले हैं, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा ये मेजॉरिटी जजमेंट थी, यूनानिमस नहीं थी, क्या एक जज की बर्तरी से वो आई जजमेंट 2 साल पहले, तो क्या उस एक जज की राय फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से या पार्लियामान की जो विजडम है उससे ज्यादा अहमियत रखती है? उन्होंने कहा कि डिसीट करने का बीच में जिक्र है, वोट का जिक्र ही नहीं है कि उसका वोट काउंट होगा नहीं होगा, तो जिस चीज का जिक्र नहीं उसको क्यों डाला जाए? तो वही इसीलिए ना, जब जिक्र नहीं है तो उसको उन्होंने उसकी वजाहत कर दी। अब चीफ साहब की तो बहुत सारी बातें जो हैं वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आते हैं, बहुत सारे उनके मामलात हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहरहाल ये जो मामला चले हैं जिस तरीके से किसी नहज पे पहुंचेंगे। अच्छा नहीं, मुझे तो ये खौफ है सिर्फ। जी जी जी, एक बात मैं आपको ये कहूंगा कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो पाकिस्तान के आइन का तुर्रा इम्तियाज है, पाकिस्तान के आइन का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है उसकी, उसको यकसर खत्म किया जा रहा है और बाय डिजाइन खत्म किया जा रहा है। बट सर एक बात है, तीसरे पिलर को गिराया जा रहा है। बट सर एक बात है, एक और भी अहम जहत है। अभी कुछ देर पहले वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोपहर को फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल 4 अक्टूबर है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह चुके हैं कि जी हम तो आएंगे डी चौक और जोर और शोर से आएंगे। उन्होंने कहा इस्लामाबाद में इस वक्त मलेशिया के वजीर आजम मौजूद हैं, इजाजत नहीं दी जाएगी किसी को इस्लामाबाद आने की। तो क्या ये बसद एहतराम, अभी आईजी पुलिस भी वहां पर थे इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा डंडा बरदार फोर्स, कीलों वाले लोग कल भी हमने पकड़े हैं, कीलों वाले डंडे तैयार किए जा रहे थे, इसकी इजाजत नहीं होगी। तो ये जो घमसान का रन तहरीक इंसाफ ने शुरू किया है, सर इसको भी तो रोकने की जरूरत है। कोई तो रोके किसी को कि भाई ये आप क्या करने आ रहे हैं डी चौक में। देखिए ना, मैं आपको बताऊं, ये दुरुस्त है आपकी बात जो है, और उसमें वैलिड रीजंस मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब आप सारे जायज़ रास्ते जो हैं बंद कर छोड़ते हैं जी, और बंद करके उसके ऊपर आप इतराते भी हैं कि जी यही सही है जो हमने कर दिया जी,
तो फिर आप खुद ब खुद ही कॉन्सिक्वेंटली आप एक नाजायज रास्ते को ही खोलते हैं। क्यों कहते हैं ना, डायमंड कट्स डायमंड, इसीलिए ये मुहावरे बने हुए हैं। इसके पीछे बड़ी विजडम है। ठीक है जी। कायद आज़म ने भी जब कांग्रेस और अंग्रेज मिल गए थे एक मौके के ऊपर, तो डायरेक्ट एक्शन की कॉल दे दी थी उन्होंने कि अब हम ऐवानों के अंदर और कांग्रेस और अंग्रेज कहाँ, और यहाँ एक फेडरेटिंग यूनिट है, एक सूबा है, वो चढ़ाई करने यहाँ पे भी वो आप अंदाजा लगाइए ना, यहाँ पे जो करप्शन का बाजार गर्म हुआ है और जो मजीद उसमें गर्मी आने की हमें पेशबंदी जो है आपको लग रही है, आप कहते हैं उसके लिए, आपको लगता है उसके लिए लाजमी मलजूम है। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, मामला अहम है, इसके ऊपर थोड़ा गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये भी कह दिया गया है अब हुकूमत की जानिब से कि इस्लामाबाद तो कोई आने नहीं देगा, और अगर नहीं आने देगा तो फिर क्या होगा। ब्रेक पे बात करते हैं हमारे साथ। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। एक बात खुरम साहब, अगर मैं आपको आप ये सुने और इस पर फिर काइंडली कमेंट लगा। शेख वकास अकरम साहब सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, गुज़िश्ता रोज़ वो वसीम मदामी साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे, जरा वो तायद कर रहे हैं गंडापुर साहब की गुफ्तगू की। 4 अक्टूबर का भी जिक्र हो रहा है। खुरम साहब, ये कितनी प्रॉब्लमैटिक बात है। अभी आईजी पुलिस ने भी कहा कि डंडा बरदार फोर्स है, किलो वाले डंडे तैयार हो रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया जी इस्लामाबाद नहीं आ सकते। SCO भी आ रही है, और इस वक्त मलेशियन वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान में है, इजाजत नहीं होगी। तशद्दुद के जरिए सियासत नहीं होगी। इजहार राय का हक आर्टिकल 19 में एक्सप्लिसिटली फॉरबिड करता है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ये किस तरह की धमकियां हैं? मैं तो इस बात को कि उनकी जो गुफ्तगू है उसको चैलेंज भी नहीं कोई करता कि भाई आप किस तरह की धमकियां दे रहे हैं कि जी बंदूक जेवर है। जी बिल्कुल जेवर है, हम सबका जेवर है। इसका मतलब ये आप वो जेवर लेके चढ़ दौड़े दूसरे सूबों पर और वफाक पर। देखें, ये वायलेंस की जो धमकियां हैं ये बहुत डेंजरस है। और फिर मुझे वो लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये फाशिज्म की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये फाशिस्ट जमात है कि जनाब आप ये कहते हैं कि जी ये तो चूंकि उनके कल्चर का हिस्सा है, तो लिहाजा हम तो बंदूकें लेकर आएंगे। ये जो तरीकेकार है, ये एक दफा 1 अक्टूबर 2016 में भी ये खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल, सरकारी एहलकार, सरकारी गाड़ियां, सरकारी असला लेकर चढ़ दौड़े थे इस्लामाबाद पर। हमने इनको अटक पुल पर पसपा किया था। ये फिर 25 मई 2022 को भी आए थे, फिर ये 9 मई 2023 को भी आए थे, और बार बार तशद्दुद का इस्तेमाल करते हैं। लाहौर में पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकते हैं, लाहौर की पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो नहर में डबोते हैं, लाहौर पुलिस की गाड़ियां जलाते हैं, पुलिस वालों को जद्दोकोब करते हैं। ये और क्या तरीकेकार है? तो लिहाजा ये जो हम बड़ी कि जी अच्छा जी इजहार राय की आजादी है, हम सबको बड़ा इस पे अलार्म होना चाहिए, हमें परेशान होना चाहिए कि मुस्तकिल एक जमात की तरफ से जो तशद्दुद की धमकियां, वो तशद्दुद ऐसा है जो एक सूबे से दूसरे सूबे पर है, जो जिसमें एक लसानी और नस्ली तासुब भी खड़ा किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हम तो चढ़ दौड़ेंगे। अब वो जमात है जो उनको इजाजत नहीं देंगे। मेरी गुजारिश सुन लें, सबसे बड़ी जमात होने के नाते इनके ऊपर कौमी मफाद का कोई जिम्मेदारी नहीं है कि एक दूसरे मुल्क का वज़ीर आज़म यहाँ मौजूद है और आप कहते हैं नहीं हम तो तशद्दुद करेंगे। हम तो जो साहब ये आर्गुमेंट ले लीजिए। खुरम साहब, मसला ये है, वो ये कहते हैं, अभी मैं तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है ना वो, या इसका एक फ्लिप साइड है, वो कहते हैं नहीं जायज़ एहतजाज का जब आप मौका नहीं देंगे, आप हमें जलसे की इजाज़त ऐसे देते हैं जैसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है 4 से 7, उसकी औकातकार होते हैं, हम ऐसे जलसों की इजाज़तें देते हैं। हम क्या करें फिर? हम तो आएंगे, हमारे साथ हमारा लीडर अंदर है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये उनका मौक़िफ़ है, मैं बिल्कुल उसको सब्सक्राइब नहीं करता। बट दैट्स व्हाट दे से। उसका देखिए, एक उनको जलसे की इजाजत दी गई संगजानी में, वहां उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की खातून सहाफियों पर बेहुदा जबान इस्तेमाल की। एक दूसरे सूबे की खातून वजीर आला को नाजेबा जबान में धमकियां दी। एक सूबे के वजीर आला ने कहा मैं एक लश्कर लेकर दूसरे सूबे की जेल तोड़कर उस कैदी को रिहा करूंगा। ये आर्टिकल 19 कहता है। ये अगर एक वजीर आला जो है जिसको इजाजत दी गई, उसने आकर तकरीर की और उस तकरीर में वो एक दफा नहीं दर्जनों दफा इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस करता है, तो फिर ऐसे फाशिस्ट को रोकना पड़ेगा। अच्छा, बट अहमद वैसा मसला ये भी है ना कि बहुत एहतराम के साथ, या मैं इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप हर एक को इजाज़त तो नहीं रियासत दे सकती ना कि अंडर सीज हो जाए पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत और बेनथे बैल की तरह हर कोई चला आए, वकीलों वाले डंडे उठा ले। वो संजानी का जलसा है,
उसके अंदर जो जो तकारीर हुई, जिस तरह की हरकतें की, और खुद ऑफ द रिकॉर्ड जो पार्टी के इस वक्त के चेयरमैन हैं जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब आपकी पार्टी के, वो ये फरमाते रहे बहुत सी जगहों पर, बिकॉज इज अ रीजनेबल मैन, कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये जबान नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए थी। बट अगर ये होगा तो फिर स्टेट विल रिएक्ट, वो अपनी रेट एस्टैब्लिश करेगी। कल आपकी गवर्नमेंट होगी तो आप भी यही करेंगे अहमद वैसा? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये आपने बात दुरुस्त की है, मैं खुद इसको इंडोर्स करूंगा। लेकिन सवाल ये है, जो बात करने वाली और सोचने वाली ये है कि जब आप कहते हैं ना कि आप एक गलती और एक ज्यादती का कदम आप उठाएंगे तो दूसरे से आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो बहुत डिसाइल रहेगा और वो कुछ भी आगे से रिएक्शन नहीं उसका होगा। हर एक्शन का कोई रिएक्शन होगा, हर कॉज का कोई इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे आप धौंस धांधली से आपको पता है और इनको पता है ये पार्लियामेंट में कैसे घुस गए। कोई इनमें से एक भी इस काबिल था पार्लियामेंट में जाने का? इतनी तकद्दुस वाली जगह है, इतना बड़ा, कि वो आपने पाकिस्तान के आइन की नफी तो वहां कर दी जिस आइन के मुतालिक ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। आप आइन का प्रेम्बल क्या कहता है? आइन का प्रेम्बल ये कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब वो ये चोजन रिप्रेजेंटेटिव की जगह पे ये स्टोलन मैंडेट के साथ, धौंस धांधली के साथ पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा करके बैठ गए, और कोई वावेला करे तो कहते हैं ये बड़ी ज्यादती कर रहा है। आप देखें, आपने अपने करतूत, अपनी हरकत को तो देखें क्या किया आपने। अच्छा, मुल्क को सत्यानाश तो कर दिया, आइन का धोरिया बिगाड़ दिया है। मुल्क मुआशी तौर पर बड़ी तरक्की कर रहा है अहमद वैसा, बड़ी तरक्की कर रहा है मुआशी तौर पर। पिछले 3 महीने की एक्सपोर्ट्स पिछले साल के मुकाबले में 11% ज्यादा है। आपके दोस्त घुसपैठिए हैं, आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, अहमद एक्सचेंज रिकॉर्ड कायम अहमद कर रहा है। वैसा कह रहे हैं आप लोग घुसपैठिए हैं, आपके कुलीग दे डू नॉट मेरिट टू बी इन द नेशनल असेंबली पैदा हो रही है। तो ये मुल्क का बेड़ा गर्क। वो कहते हैं आपके दोस्त इस वक्त जो बैठे हुए हैं वो बसद एहतराम वो घुसपैठिए, वो दे डिड नॉट मैंडेट टू बी बिकम। ये नहीं हो सकता कि जो खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं उनका इलेक्शन ठीक था और बाकी पूरे मुल्क में इलेक्शन खराब था। पूरे मुल्क में उतना ही अच्छा इलेक्शन हुआ है जितना खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। ट्रिब्यूनल, आपको पता है आज इलेक्शन को कितना अरसा गुजर गया? 6 माह गुजर गए। 6 माह के ऊपर ट्रिब्यूनल जो है वो अभी तक फंक्शनल ही नहीं हुए। बताइए, चीफ साहब ने दबा के बैठ दिए, वो हो गया फलां हो गया फलां हो गया सब हाउ। अब अगले 5 साल जब ये अपने टेन्योर कहेंगे कि हम पूरी कर लें, तो जब तक ट्रिब्यूनल अपना फैसला शायद दे पाए, अगर देना हो तो। मैं जनाब अहमद अवैस साहब का, जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ी अहम खबर दी कि सेनेट में भी उनकी सपोर्ट के बगैर हुकूमत ये तरमीम पास करवा लेगी। बहुत बड़ी खबर है और हालात शायद उसी तरफ जा रहे हैं। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।